हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस। मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास लेकर, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वर्णमाला। वर्णमाला की आज लास्ट क्लास होगी, जिसमें लास्ट व्यंजन यानी कि जैसे उस व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिष्ट कौन से होते हैं, ये सभी इनके बारे में जानकारी करेंगे आज डिटेल से। तो आइए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राणों की संख्या होती है 20। जी हाँ, जिसमें 15 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और एक होता है उच्छिष्ट यानी कि द्विगुण जिसे कहते हैं। यानी कि द्विगुण का भी दो होते हैं हमारे द्विगुण, उसमें एक तो आता है ड और एक आता है ढ। यानी कि अगर अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में आएगा ये वाला ड, अगर महाप्राण की बात करें तो उसमें आएगा ढ वाला ड। ठीक है दोस्तों, अल्पप्राण की संख्या 20, जिसमें 15 हमारे स्पर्श व्यंजन थे, 4 थे हमारे अंतस्थ व्यंजन और एक था हमारा उच्छिष्ट व्यंजन जिसकी बात करते हैं ढ की। बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण की संख्या होती है हमारी 15, जिसमें 10 होते हैं स्पर्श व्यंजन जो आपको कल चार्ट के साथ अनुसार समझाया था, और 4 होते हैं उष्ण व्यंजन और एक होता है उच्छिष्ट व्यंजन यानी कि ढ। अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में क्या टॉपिक चलता है, आइए दोस्तों। आज बात करेंगे सबसे पहले अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन होते क्या है और कौन कौन से होते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो है 4, यानी कि या, रा, ला और वा। या, र, ल और व अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है हमारी 4, जिसमें अंतस्थ होते कौन से हैं, यानी कि जिनमें स्वर छिपा हुआ होता है। अंतस्थ कौन से होते हैं, जिनमें स्वर छिपा हुआ होता है। जैसे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है, ये अंतस्थ कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है, के बीच स्थित हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये सभी कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि सघोष और अल्पप्राण कौन है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, य, र, ल और वा। अगर अंतस्थ व्यंजन में सघोष अल्पप्राण है तो उनमें से 4 ऑप्शन होंगे, ये होंगे य, र, ल, व। इसमें से आपको कोई भी एक आएगा, 3 अलग दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको ये टिक करना है, य, र, ल, व। सबसे बात करते हैं ये जो हमारे ये है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालुव्य है। यानी कि जिस तरह हम च, छ, ज, झ पढ़ते हैं, उसी उनका जो स्थान है तालुव्य है, ऐसी इसी का स्थान यानी कि ये का स्थान, ये का जो स्थान है वो तालुव्य है। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं रे की। सबसे पहले रे की बात करता हूं, तो इसका जो यूज हम उच्चारण स्थान है दंत प्लस मसूड़ा। दंत प्लस मसूड़ा यानी कि इसे कहेंगे वत्सर्य। जी हाँ दोस्तों, दंत प्लस मसूड़ा इक्वल टू वत्सर्य, इसे हम कहेंगे। अगर रे का उच्चारण स्थान क्या है तो हमारा आएगा वत्सर्य। अगर वत्सर्य ऑप्शन में नहीं हुआ तो दंत प्लस मसूड़ा होगा। हालांकि सबसे ज्यादा आता है वो आता है वत्सर्य। रे को प्रकंपित भी कहते हैं, इसके बारे में और डिटेल अभी पीछे आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करें दंत प्लस मसूड़ा यानी वत्सर्य कहते हैं। और जो ले है इसका भी उच्चारण स्थान यही है, दंत प्लस मसूड़ा, इसे भी वत्सर्य कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बचा हमारा वह। वह जो होता है वो हमारा जो होता है ऊपर के जो दांत होते हैं और निचला होठ होता है। ऊपर के दांत और निचला होठ यानी कि कहते हैं दंतोष्ठ्य। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वही आता है जो पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं
ये और वे की अंतस्थ व्यंजन 11 लगा हो गए। ये और वे को, ये और वे को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहा जाता है। जो कभी अर्धस्वर किसे कहते हैं? जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन। जैसे मैं बात करता हूं, यह को अर्धस्वर भी कहते हैं। इस यह अर्धस्वर किसे कहते हैं? यानी कि जो कभी व्यंजन में यूज हो और दूसरा स्वर में यूज हो, कभी स्वर और कभी व्यंजन। जैसे बात करता हूं गई और गई, ये की, तो यहां तो स्वर में यूज हो रहा है गई ई, और यहां में वह यानी कि ये यूज हो रहा है, तो गई और गई। इसमें तो आ रहा है ई और इसमें आ रहा है या। आवाज कौन सा निकाल रहा है? यह की, अर्ध स्वर की। ठीक है, बात करता हूं दूसरी मैं इस बारे में, कौवा और कौवा, दोनों का ही अर्थ है कौवा और कौवा, पर लेकिन यहां स्वर में यूज हो रहा है और यहां व्यंजन में यूज हो रहा है, तो इन्हें ही कहते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा र था, ये इसको कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित, यानी कि जिसके उच्चारण में जीभ तालुबे से टकराकर तुरंत ही नीचे से गिर जाए। जिसके उच्चारण में हमारी जो जीभ है ऊपर तालु से लुढ़ककर नीचे स्पर्श करे, उसे कहते हैं लुंठित। ठीक है दोस्तों, लुंठित या इसे हम प्रकंपित भी कह सकते हैं। लूसेंट में और आदित्य पब्लिकेशन में इनमें सबके बारे में इसे प्रकंपित कहा गया, लुंठित बड़ी ही कमी से कहा गया। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, आप गलती नहीं करेंगे आगे से। ये हुआ प्रकंपित। अब बात करता हूं सबसे पहले पार्श्विक। जो हमारा ल था, यह और वह हो गया हमारा अर्धस्वर, और बचा ल और र, वो था हमारा पार्श्विक। यानी कि जब हम ले की बात करते हैं तो उच्चारण करते समय है, जब जीभ हमारी ऊपर जाती है तो हवा बगल से निकल जाती है, तो उसे कहते हैं पार्श्विक। जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो जब ले बोलेंगे तो हमारी जो वायु है, अंदर से जो वायु निकलेगी वो जीभ से नीचे साइड में से यानी बगल में से निकल जाएगी, इसलिए हम इसको पार्श्विक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रे ले रे चारों अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, आगे से आप भूलने की उम्मीद नहीं करोगे। अब बात करता हूं सबसे पहले मैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म जो कि हमारे महाप्राण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊष्म व्यंजन जी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाकर निकले उसे, या उसमें गर्मी पैदा करे। जी हाँ दोस्तों, जिसका शब्द का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान पर घर्षण करे या रगड़ खाकर निकले, उसमें गर्मी पैदा करे, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तालु व्यय स और है। ऊष्म व्यंजन हो कौन थे हमारे? स षटकोण वाला स और स सब्जी वाला स और है। इन चारों को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। आपको हमने स्पर्श व्यंजनों के साथ में इनको कंप्लीट कराया था। इनका जो स्थान था, उच्चारण स्थान था, वो था तालु व्यय, इसका था मूर्धन्य, इसका था दंत्य, और इसका क्या था? इसका होता है स्वर तंत्रीय, यानी कि अंदर से ही आवाज निकले। स्वर तंत्रीय, कंठ के भीतर से आवाज निकले, और इसको क्या कहते हैं? सघोष प्लस महाप्राण।
है कि सबसे पहले बात करें स्वर तंत्रीय होता है, स्वर तंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है हमारा, है होता है, और कंठ के भीतर से निकलता है जिसमें सघोष और महाप्राण होता है की अगर बात करें तो है का किसे कहते हैं, सघोष होता है प्लस महाप्राण होता है और स्वर तंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे चारों उत्सर्ग यानी कि ऊष्म व्यंजन। अब हमारा बचा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डह और एक होता है डैडक्कन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, इससे पहले भी इसके बारे में विचार विमर्श किया था। अब ये होते क्या है, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धन्य को स्पर्श करे और इसके झटके के साथ ही नीचे आए। इनके उच्चारण में जीव सबसे पहले ऊपर यानी मूर्धन्य को स्पर्श करेगी, मूर्धन्य यानी कि जो हमारा अगला भाग है, जीव का अगला ऊपर वाला भाग होता है मूर्धन्य, इसको टच करे, उसके साथ ही झट से नीचे आ जाए, इसे ही कहते हैं झटके के साथ उत्क्षिप्त या द्विगुण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ड होता है हमारा मूर्धन्य होता है, ये वाला मूर्धन्य दोनों होते हैं, ये भी हमारा मूर्धन्य होता है। लेकिन ड ये होता है हमारा अल्पप्राण और सघोष होता है। ये होता है हमारा महाप्राण प्लस सघोष होता है। इसमें बात बस छोटी सी है वो नोट करने की, क्या कि उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं यानी कि जिन्हें द्विगुण कहते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ड और ढ, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा। जी हाँ, ड जिसके नीचे एक तल बिंदु होता है उसे लगाते हैं, और ढ के नीचे भी तल बिंदु होता है, ये दोनों ही मूर्धन्य होते हैं। लेकिन पहला जो ड होता है, ड डमरू वाला, जिसे हम पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे मूर्धन्य यानी कि अल्पप्राण कहते हैं और सघोष होता है। लेकिन ढ जो होता है वो होता है महाप्राण, क्योंकि ड और ड दोनों में ही अंतर हो रहा है, ड और ढ, ढ में हमारी आवाज यानी वायु जो है वो ज्यादा निकल रही है। दोनों ही सघोष होते हैं, पहला अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, एक मूर्धन्य दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। ये जो शब्द है हमारे, ये हिंदी में विकसित हुए हैं, यानी कि ये हिंदी के विकसित व्यंजन है, हिंदी के विकसित व्यंजन, यानी कि ये संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जो हमारा बचा, वो बचा था अनुस्वार। जी हाँ दोस्तों, जिसे नाक प्लस मुंह दोनों से बोला जाए। अनुस्वर कौन से होते हैं, जिसे नाक प्लस मुंह दोनों से होता है, यानी कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन था उस इस पर प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पांचवा यानी कि पंचम वर्ण जो होता है उसे अनुस्वर कहा जाता है, और उन्हें ही नासिक के व्यंजन कहते हैं। उन्हें ही नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, ण, न, न और मैं, ये हमारे क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं, पांचों पांचों। ठीक है दोस्तों, अनुस्वर कंप्लीट हुआ, नाक प्लस मुंह से दोनों से बोले जाते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण होता है यानी पंचम वर्ण होता है, उन्हें ही नासिक के व्यंजन कहते हैं, जो हमारे पांच होते हैं, ण, न, 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 जिसमें नाक प्लस मुंह की दोनों की आवश्यकता होती है। नासिक के व्यंजन होते हैं, 5 संख्या होते हैं नासिक के व्यंजनों की। अब मैं बात करता हूँ आगे। अनुस्वर कंप्लीट हुआ हमारा, अनुस्वर से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ विसर्ग की।
विसर्ग। विसर्ग जो होता है एक प्रकार का व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान है। इसका उच्चारण स्थान विसर्ग होता क्या है, एक प्रकार का व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान है होता है, इसे ही विसर्ग कहते हैं। है अंग जो आता है हमारा ये कहीं भी लगा दो, उसके बाद है की आवाज निकलेगी, जैसे दुख 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 दुख। इस तरह से हमारा विसर्ग व्यंजन होता है, जहां ये पॉइंट आ जाए बिंदु उसे ही विसर्ग कहेंगे। विसर्ग संधियों के बारे में बात करेंगे, उसमें भी ऐसे ही शब्द आएंगे विसर्ग संधियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बस क्या बचा, आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा जिसे कहते हैं द्वित व्यंजन। जी हाँ, जो हमें आपको एग्जाम में देखने के लिए दिखेगा। कैसे, जब द्वित व्यंजन होता हमारा ये वाला, जिसके बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि हमारे द्वित व्यंजन भी रहते हैं। द्वित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं कहने लगूं दिल्ली, और दिल्ली के बाद लो दूसरा भी आता हमारे साथ बिल्ली। दिल्ली और बिल्ली, यानी कि मैं बात करूं तीसरे की बच्चा, जिसमें एक अल्पप्राण, इसमें भी अल्पप्राण और इसमें भी अल्पप्राण, लेकिन एक ही वर्ण जो दिल्ली है उसमें दोनों ही वर्ण एक होना चाहिए, यानी कि एक पूरा होना चाहिए और एक आधा होना चाहिए, उन्हें ही द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वर्ण पूरा और एक वर्ण आधा होता है, लेकिन दोनों वर्ण एक ही हों, जैसे दिल्ली, ये ल आधा था और ये ल पूरा, ये ल आधा था ये ल पूरा, और ये च आधा था ये च पूरा, इसे ही द्वित व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्वित व्यंजन नहीं कहेंगे, कौन से वो, जैसे कहेंगे हम कर्फ्यू। कर्फ्यू में अगर हम पैर आगे लगाएं तो ये फे पूरा हुआ, तो इसे द्वित व्यंजन नहीं कहेंगे। यानी कि मेन कंडीशन क्या है इसकी, कि ये आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण हो, उसे ही कहते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ व्यंजन का, यानी कि बड़ा वाला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे कि अब जो हम लाएंगे वो लाएंगे क्वेश्चन, कि हिंदी के इस चैप्टर से आप देखोगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।